बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर सेकंड लेक्चर नंबर 11 टॉपिक का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको इन अदर वर्ड्स रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले तो इस बात का पता होना चाहिए कि वाई वी नीड रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम इन फिजिक्स। तो क्लास 9 में भी आप लोग पढ़ चुके हो कि रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बेटा रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फिजिक्स में हम इसलिए डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ बॉडी इन प्लेन और स्पेस वी नीड रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक रूम में अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है और टीचर उनसे पूछता है कि बेटा इस रूम के अंदर आपकी क्या पोजीशन है, आप किधर बैठे हो। अगर वो दीवार के साथ बैठा है और कहता है सर मैं दीवार के साथ बैठा हूँ, तो दीवारें तो यहाँ पे 4। अगर वो कहते हैं मैं कोने में बैठा हूँ, तो कोने भी यहाँ पे 4 कोने हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस सिस्टम ना हो। अब अगर हम इसी रूम के अंदर इस तरह कर ले कि एक लाइन इस तरह ड्रा करें हॉरिजॉन्टली और एक लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, कहने का मतलब ये है कि हम इस रूम के फ्लोर से एक प्लेन बनाएं, एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं। उस रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है कि उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। इसके अलावा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है। अब वो स्टूडेंट देखेगा कि भाई मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा हूँ इस रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के, सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिल्कुल एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा हूँ, वाई एक्सिस के ऊपर बैठा हूँ, ओरिजिन के ऊपर बैठा हूँ। अब अगर ये रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करने के बाद उसी बच्चे से पूछा जाए कि बेटा व्हाट इज़ योर पोजीशन इन क्लासरूम, तो वो फ़ौरन कहेगा सर आई एम सिटिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और टीचर उसकी बात को समझ जाएगा कि भाई ये जो प्लेन हमने बनाया हुआ है, ये जो क्लासरूम का जो फ्लोर है, इसको हमने एक प्लेन कंसिडर किया हुआ है, एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसिडर किया हुआ है। इस रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा कहता है मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा हूँ, तीसरा बच्चा कहता है मैं ओरिजिन पे बैठा हूँ, चौथा बच्चा कहता है मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली बैठा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ, बात का मतलब ये हुआ कि रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, किसी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फिजिक्स लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हम कहते हैं अ सेट ऑफ 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करें, ये देखिए इस तरह एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, या 3 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करें, ये देखें इस तरीके से, या अ सेट ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या अ सेट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस चीज को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है अ सेट ऑफ 2 or 3, मैंने कहा 2 or 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो। एक को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, हम कहते हैं अ सेट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस that is x o x prime and y o y prime and their point of intersection is called 2-dimensional coordinate system. This 2-dimensional coordinate system is also called plane, while another is 3-dimensional coordinate system. A set of 3 mutually perpendicular lines x o x prime, y o y prime, z o z prime is called 3-dimensional coordinate system, or in other words it is called space. A set of 3 mutually perpendicular lines and their point of intersection is called space or is called 3-dimensional coordinate system. अच्छा, अब पॉइंट समझने की बात यह है कि कंसेप्चुअली कि 2-dimensional coordinate सिस्टम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, 3-dimensional coordinate सिस्टम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बेटा 2-dimensional coordinate सिस्टम जब हम एक प्लेन के अंदर किसी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सपोज करूँ, लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट P, तो इस पॉइंट P को अगर मैं ये एक्स वाई प्लेन ड्रा करने से पहले इधर एक पॉइंट ड्रा करता और आपसे पूछता ये इस पॉइंट की क्या पोजीशन है,
तो आप इस पॉइंट की पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया हुआ है, एक्स ओ एक्स प्राइम एक लाइन, वाई ओ वाई प्राइम दूसरी लाइन, अब इसको हम कहते हैं प्लेन एक्स वाई प्लेन, या इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं आपसे कहता हूँ ये पॉइंट पी कहाँ पे लाई करता है, आप डायरेक्ट कहते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या चीज़? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लाई करेगा पॉइंट क्यू, तो आप क्या करेंगे, ये दिस पॉइंट पी इज लाइंग इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है बोर्ड एक प्लेन है और इस बोर्ड के ऊपर कहीं पे भी अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना चाहेंगे तो उस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई प्लेन की जरूरत पड़ती है, मीन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत कहां पे पड़ती है? जब एक ऑब्जेक्ट स्पेस में हो। स्पेस मीन कि इस रूम की अगर हम बात करें तो रूम के अंदर फ्लोर है, दीवारें हैं, छत है, तो हम एक दीवार को प्लेन कह सकते हैं, फ्लोर को हम प्लेन कह सकते हैं 2 डायमेंशनल, जिसकी लेंथ और विड्थ होती है। अगर इस रूम के अंदर पंखे की तरह कोई चीज़ लटक रही है और हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना चाहें जो हवा में लटक रहा है, हवा में, न दीवार के ऊपर है, न बोर्ड के ऊपर है, न फ्लोर के ऊपर है, न छत के ऊपर कोई पॉइंट है, हवा में एक ऑब्जेक्ट लटक रहा है, जिस तरह कमरे के अंदर बल्ब लटक रहा होता है, फैन लटक रहा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम छत के साथ बांध ले और लटका दे, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने ये नोट करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कहते हैं कि एक एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर हम एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं तो उसके लिए एक वेक्टर ड्रा करते हैं, और इस वेक्टर की डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए हमें सिर्फ एक एंगल की जरूरत पड़ती है, और वो एंगल कन्वेंशनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ये है टू लोग यू कैन से टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, to show the direction of a vector in plane or space। अगर हम पहले प्लेन की बात करें तो we need how many angles? We need, in case of plane, अगर हम प्लेन की बात करें to show the direction of a vector in plane we need only one angle। How many angle? Only one angle, that is पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब we need one angle। While to show the direction of a vector in space we need 3 angles। How many angles? 3 angles। दोबारा सुने, एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर हमने एक वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना है, मेंशन करना है, इंडिकेट करना है, तो टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर in plane we need 1 angle, to show the direction of a vector in space we need 3 angles। कौन से 3 angles? कन्वेंशनली हम नाम देते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा। एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बनेगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बनेगा बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो गैमा। मतलब कि अगर हमें एक एंगल पता हो, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल का पता है, वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल का नहीं पता इस आर के लिए, तो हम ये पोजीशन वेक्टर या ये वेक्टर आर को ड्रा नहीं कर सकते। हम ये वेक्टर आर स्पेस में उस वक्त ड्रा कर सकते हैं जब हमें तीनों एंगल्स का पता हो, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है, वाई के साथ कितना एंगल बनता है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है। तो टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस वी नीड हाउ मेनी एंगल्स? 3 एंगल्स। टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन वी नीड हाउ मेनी एंगल्स? ओनली 1 एंगल, सिंगल एंगल। और वो एंगल किस तरह होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल। वैसे तो हम कोई भी एंगल सपोज कर सकते हैं, वाई एक्सिस के साथ भी कर सकते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल गिवन होगा तो भी हम वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज एंगल गिवन होगा तो भी हम वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कन्वेंशनली हम जब भी किसी वेक्टर को प्लेन में ड्रा करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमेशा के लिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल ड्रा करते हैं। ये तो बेटा बात हो गई व्हाट इज मीन बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम।
A set of 2 or 3 mutually perpendicular lines and their point of intersection is called reference coordinate system or Cartesian coordinate system. Why we need reference coordinate system, ये बात डिस्कस होगी. फिर Cartesian coordinate system is of 2 types. एक को हम कहते हैं 2 dimensional coordinate system, दूसरे को हम कहते हैं 3 dimensional coordinate system. अच्छा, क्लास 9 में आप लोगों ने एक और टर्म भी पढ़ी थी और वो ये कि 2 dimensional coordinate system में इसको कहते हैं Cartesian coordinate system. एक और हम ड्रा करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. हम इस तरह भी एक मैप ड्रा करते हैं, एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. जियोग्राफिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन की बात करेंगे तो जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा, या तो हम कहेंगे कि उस रेफरेंस पॉइंट से ईस्ट की तरफ लाई करता है, वेस्ट की तरफ लाई करता है, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ. या फिर हम किसी बॉडी की पोजीशन की जब हम बात करेंगे तो एक प्लेन के अंदर हम ये कहेंगे कि भाई एक पॉइंट जो है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्लास 9 में ऑलरेडी ये बात आप डिस्कस कर चुके. अब बेटा चूंकि वेक्टर वाला चैप्टर चल रहा है तो हम कुछ स्पेशल वेक्टर्स की डिफिनीशंस करेंगे, कुछ स्पेशल वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे ताकि आगे चैप्टर में अगर किसी जगह पे उसका जिक्र आए तो आपको पहले से पता हो. तो सबसे पहले अगर हम बात करें पैरेलल वेक्टर्स और साथ में इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम. ऐसे 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर जिनकी क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, सेम डायरेक्शन. और मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट सेम, मैग्नीट्यूड्स मे और मे नॉट सेम. मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट सेम हो, डायरेक्शन मस्ट बी सेम हो. अच्छा, इक्वल वेक्टर जो है, इक्वल वेक्टर्स, अगर यहां पे हम बात करें इक्वल वेक्टर्स, तो बेटा इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है इक्वल वेक्टर्स सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड. सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी. तो यहाँ पे अगर आप देखें दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है. अगर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करूँ तो दोनों की डायरेक्शन इस मैप के मुताबिक किस तरफ है, ईस्ट की तरफ. इसकी डायरेक्शन ईस्टवर्ड, इसकी डायरेक्शन ईस्टवर्ड. अगर यहाँ पे मैं 2 वेक्टर्स ड्रा करूँ और वो ये कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो यहाँ पे आपको लेंथ से लग रहा है कि वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम. लेंथ वाइज लेट सपोज इसकी मैग्नीट्यूड है 50 मीटर, इसका भी मैग्नीट्यूड है 50 मीटर. दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, ईस्टवर्ड, इसकी डायरेक्शन भी ईस्टवर्ड. अब ये नीचे वाले जो 2 वेक्टर्स हैं इनको हम कहते हैं ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं. वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी. और यहां पे जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे वेक्टर ए इज अ पैरेलल टू वेक्टर बी. मतलब है दैट इज वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी. इनको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकते, ये सिर्फ पैरेलल है. और इन दोनों को हम पैरेलल भी कह सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं. पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या जरूरी है, जस्ट सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट सेम. इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या जरूरी है, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड. इक्वल वेक्टर्स के दरमियान हम इक्विलिटी साइन लिख सकते हैं और साथ में पैरेलल तो है ही है. और इक्वल पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान हम इक्विलिटी साइन नहीं लिख सकते. ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो है, इक्वल नहीं है. तो यहां पे हम नोट कर लेते हैं, नोट कि भाई पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल, पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल ना, सॉरी पैरेलल बल्कि इस तरह कर लेते हैं, इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल. इक्वल वेक्टर्स आर always parallel
but parallel vectors may or may not equal, may or may not be equal. मतलब कि दो इक्वल वेक्टर्स हमेशा क्या हो सकते हैं, दो इक्वल वेक्टर्स हमेशा पैरेलल भी होते हैं, लेकिन दो पैरेलल वेक्टर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होंगे. इक्वल में भी कि इक्वल हो, लेकिन जरूरी नहीं है मे नॉट बी इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ये हो गई बात पैरेलल वेक्टर्स की और इक्वल वेक्टर्स की. इसके बाद हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स. क्या चीज? एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल और इसको अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं. अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स. अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, या इन अदर वर्ड्स क्या चीज? एंटी पैरेलल वेक्टर्स. और दूसरा जो है वो है जनाब नेगेटिव ऑफ ईच अदर. नेगेटिव वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर्स में भी वही चीज है कि डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट सेम. फॉर एग्जांपल ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी. दीज टू वेक्टर्स आर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स. दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स. डिफिनेशन कैसे हम लिखेंगे, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? टू वेक्टर्स विच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन while magnitude may be same or may not be same. दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन जरूर अपोजिट हो. टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस एंड सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इनके डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन मस्ट बी पैरेलल, एंटी पैरेलल. नेगेटिव वेक्टर्स का क्या मतलब होता है? टू वेक्टर्स which are equal in magnitude, opposite in direction. For example, a vector a. यहाँ पे अगर हम देखें एक की डायरेक्शन लेट सपोज ईस्टवर्ड है, तो दूसरे की डायरेक्शन किस तरफ है? वेस्टवर्ड. यहाँ पे वेक्टर a ईस्टवर्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज लेट सपोज 100 मीटर. वेक्टर b मैग्नीट्यूड 100 मीटर, डायरेक्शन इज वेस्टवर्ड. तो इन दो वेक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इन दो वेक्टर्स को, नीचे वाले वेक्टर्स को हम कह सकते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b और माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी. किस तरह बोलते हैं? हम बोलते हैं वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी और बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए. इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव ऑफ ईच अदर भी बोल सकते हैं. नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर. वेक्टर ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी एंड बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए. क्या कंडीशन होगी? कंडीशन ये होगी कि सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. वहां पे सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स अपोजिट डायरेक्शन. सेम और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स अपोजिट डायरेक्शन. सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. यहां पे इन दो वेक्टर्स के लिए हम ये नहीं लिख सकते कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी. ये हम नहीं लिख सकते. हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? जस्ट ये लिख सकते हैं वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी. मीन अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो ये तो बात हो गई बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर्स कभी कभी सिंगल नेगेटिव वेक्टर की बात करते हैं. ये तो दो वेक्टर्स की बात हमने कर ली ना कि नेगेटिव वेक्टर्स. अगर हम अच्छा यहां पे भी हम नोट क्या लिख सकते हैं? नोट में हम ये लिख सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स मस्ट बी एंटी पैरेलल. नेगेटिव वेक्टर्स must be anti-parallel while anti-parallel vectors may or may not be negative of each other. May or may not be negative of each other. may or may not be negative of each other. दो नेगेटिव वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? एंटी पैरेलल्स भी होते हैं. लेकिन दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स जरूरी नहीं है कि ये हमेशा नेगेटिव ऑफ ईच अदर होंगे. अगर मैग्नीट्यूड सेम है दे आर आल्सो नेगेटिव ऑफ ईच अदर. अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है, सो दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स अनलाइक
पैरेलल वेक्टर्स बट दे आर नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अच्छा, इसके बाद नेगेटिव वेक्टर, अगर सिंगल नेगेटिव वेक्टर की बात की जाए, सिंगल नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यहां पे तो हमने नेगेटिव वेक्टर्स की बात की, नेगेटिव वेक्टर्स कि भाई टू वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अगर हम सिंगल नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude is equal to that of original vector or given vector, original or given vector, but opposite in direction, is called negative vector of that given vector, is called negative vector of that given vector. For example, एक वेक्टर है वेक्टर a, magnitude of this vector a is 20 मीटर, डायरेक्शन इज ईस्टवर्ड, तो इसका नेगेटिव वेक्टर कैसे होगा? हम एक ऐसा वेक्टर ड्रा करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड वही होगा 20 मीटर, डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट होगी। अगर और इस वेक्टर को हम नाम देंगे माइनस ए, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए क्या है? वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? माइनस वेक्टर ए, मीन्स के वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। ये दोनों आपस में क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर ए अगर 20 मीटर मैग्नीट्यूड है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन है, तो इसका एक नेगेटिव वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन वेस्टवर्ड होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड वही 20 मीटर होगा, मतलब सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये तो बात हो गई नेगेटिव वेक्टर्स की। इसके बाद एक वेक्टर है नल वेक्टर। क्या चीज? नल वेक्टर। अगर हम बात करें नल वेक्टर्स की, तो नल वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, whose magnitude is a zero and having an arbitrary direction, फर्जी डायरेक्शन। ऐसा एक मैग्नीट्यूड जिसका क्या हो? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और कोई फर्जी डायरेक्शन। और एक और डेफिनेशन कि भाई अ वेक्टर which is obtained from the addition of a vector with its negative vector, अगर कोई भी वेक्टर हम उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर को सिंबॉलिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? याद रखें, इंपॉर्टेंट, वो हम जीरो और ऊपर एरोहेड नहीं ड्रा करेंगे तो क्या नहीं होगा? ऊपर एरोहेड नहीं ड्रा करेंगे तो ये नल वेक्टर नहीं कहलाएगा, फिर जीरो कहलाएगा। जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज अ नंबर। तो अगर हम दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, अगर ये दो नेगेटिव वेक्टर्स है तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए ये हमेशा क्या होगा? नल वेक्टर। और इन अदर वर्ड्स माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू नल वेक्टर। कहने का मतलब ये कि अगर हम जब भी किसी भी वेक्टर को उसके नल वेक्टर के साथ क्या करते हैं? हम जब भी किसी वेक्टर को उसके नल वेक्टर के साथ जब भी किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट इज ऑलवेज अ नल वेक्टर। एमसीक्यूज में आता है कि व्हेनेवर अ वेक्टर इज एडेड विद इट्स नेगेटिव वेक्टर, रिजल्ट इज ऑलवेज नल वेक्टर, 0, 1 यूनिट वेक्टर वगैरह, सो ऑलवेज अ नल वेक्टर। दो वेक्टर जब भी हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट कभी जीरो नहीं आ सकता। जीरो एक स्केलर नंबर है और दो वेक्टर्स के एडिशन से कभी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नंबर नहीं आ सकता। सो ये नल वेक्टर है, न कि जीरो है। हाँ, अलबत्ता अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फॉर एग्जांपल ये नल वेक्टर है, मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नल वेक्टर इज जीरो। जब हम मॉडुलस लिखेंगे, मॉडुलस के अंदर इस वेक्टर को लिखेंगे, नल वेक्टर को जब हम मॉडुलस के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा? ये जीरो के हो सकता है। लेकिन जब हम क्या कहते हैं उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो नल वेक्टर के ये निशान हो।
ये सिंबल है। तो ये तो बात हो गई नल वेक्टर की कि नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज जीरो एंड हैविंग एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, फर्जी एक डायरेक्शन। या दूसरी डिफिनेशन, अ वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एडिशन ऑफ अ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर। किसी भी वेक्टर को जब हम उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट इज ऑलवेज अ नल वेक्टर। अच्छा, इसके बाद परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर आई थिंक सो सिंपल कि भाई टू आर मोर देन टू वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जब हम इस तरह के कोई वेक्टर सपोज करें जो आपस में बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड वर्थिंग, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, और उसके बाद फिर एडिशन ऑफ वेक्टर की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।